मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के रण की बिसात बिछ चुकी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज शाम 4 बजे एक वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। इसे बीजेपी के उपचुनाव प्रचार के आगाज के रूप में भी देखा जा रहा है। रैली हालांकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हो रही है, जिसमें सरकार के कामकाज की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। कोरोना काल के चलते वर्चुअल तरीके से ये रैली होने जा रही है, जिसमें बीजेपी ने 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का टारगेट रखा है। माना यह जा रहा है कि नितिन गडकरी इस दौरान ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं और यह ऐलान एक्सप्रेस वे से जुड़ा हो सकता है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 16 सीटें ग्वालियर चंबल बेल्ट की हैं। तो देखिए, पूरी तैयारियां यहां पर इस वर्चुअल रैली को लेकर 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का बीजेपी ने टारगेट रखा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की वर्चुअल रैली के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में उपचुनाव के प्रचार का आगाज करने वाली है। आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी कार्यालय के सभागृह में ये मंच तैयार किया गया है। वर्चुअल रैली के जरिए नितिन गडकरी मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित करेंगे। करीब 1 लाख लोगों को इस वर्चुअल रैली के जरिए जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 1000 प्रबुद्ध जन, जिसमें वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर समेत तमाम प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी इसमें जुड़ेंगे। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत तमाम दिल्ली के नेता जुड़ेंगे। तो मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय और प्रभात झा भोपाल से जुड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शाम 4 बजे इस वर्चुअल रैली को नितिन गडकरी संबोधित करेंगे। इसको उपचुनाव का तैयारियों का यह कह सकते हैं प्रचार का आगाज माना जा सकता है। इसमें जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी तो दी ही जाएगी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं अभी कोरोना के संबंध में, और इसके अलावा गरीबों और किसानों के लिए जो काम किए गए हैं उसका भी प्रचार किया जाएगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो फिलहाल ये सारी जो तैयारी है उसके बाद ये नजर आता है कि मिशन 24 पर बीजेपी ने काम शुरू कर दिया है। वर्चुअल रैली आज है और अनौपचारिक तरीके से आज आगाज भी चुनावी कैंपेन का इसके जरिए किया जाएगा, ये फिलहाल नजर आता है। इस खबर पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अजय सिंह यादव कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। अजय जी, बीजेपी ने चुनावी कैंपेन का आगाज अनौपचारिक तरीके से कर दिया है, जिस तरीके से आज ये वर्चुअल रैली होने जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल का जो बखान है वो होगा, लेकिन उपचुनाव से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस तो पीछे नजर आ रही है। अभी तक तो आप लोगों की तरफ से ऐसी कोई शुरुआत हुई नहीं है। देखिए रमिता जी, एक तरफ देश कोरोना संकट से जूझ रहा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसी राजनीति करना क्या ये उचित समझा जाएगा? आपने अभी पिछले हफ्ते इसी तरह की रैली बिहार में करी। बमुश्किल 13,000 लोग उस रैली में शामिल हुए, जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और मध्य प्रदेश में तो स्थिति और भी खराब होने वाली है। आप वर्चुअल रैली की बात करते हैं। आप बताइए, कोरोना काल में गरीब व्यक्ति ने जिस तरह की विपदा झेली है, उसके बाद आप किस बात का जश्न मना रहे हैं? कौन सी सरकार का जश्न, मुझे बताइए। देश में हजारों लोगों को रोडों पे, सड़कों पे हमने दर दर की ठोकरें खाते देखा। 500-600 लोगों की मौत हुई केवल इसलिए कि वो अपने घर नहीं पहुंच सके। 14 करोड़ रोजगार चले गए। मध्य प्रदेश में 27% बेरोजगारी दर हो गई। फिर ये किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? मुझे उस जश्न का कारण समझ में नहीं आता है। और दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण अपनी जगह है। देश में 3 लाख के करीब आंकड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 10,000 से ज्यादा कोरोना के केस हो गए हैं। ये तो एक तरह से अहंकार जैसा दिखाई देता है कि आप जनता के सामने अपनी पार्टी का धन बल, बाहुबल दिखा रहे हैं और अहंकार दिखा रहे हैं, जबकि जनता की जो स्थिति है वो इससे इतर है। एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं लोग। कामकाज छूट रहे हैं। आप देखिए,
ट्रांसपोर्टर, शराब व्यापारी, सभी लोग सरकार से परेशान होके हड़ताल करके बैठे हैं। उनकी समस्याएं आप सुलझा नहीं रहे हैं। आप ठीक है किसी को अजय जी ठीक है, आपकी बात वाजिब है कि कोरोना संकट काल है, इसमें ये जो तैयारियां हैं शायद आपको अजीब लग रही हों, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ तो ये भी है ना कि चुनाव तो होने हैं 24 सीटों पर, और ऐसे में चुनावी कैंपेनिंग तो राजनीतिक दल करते ही हैं, इसमें कुछ अलग तो होने नहीं जा रहा है। हालांकि तरीका बदल गया है कोरोना संकट काल में, आप लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, चाहे विरोध जताने की बात हो या कैंपेनिंग की बात हो। तो इस संबंध में मैं ज़रा आपसे जानना चाह रही थी कि क्या उसमें थोड़ा सा पीछे रह गए हैं क्या, इसको लेकर क्या अभी कोई तैयारी नहीं है? देखिए रोमिता जी, तैयारी, चुनावी तैयारी और जनता का अपनी बात पहुंचाना और एक जश्न मनाना, इसमें फर्क होता है। देश में जो हालात हैं उसमें इस तरह का जश्न मनाया जाना शर्मनाक है। चाहे आपकी सरकार का साल पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, आपको इस समय इस तरह का जश्न नहीं मनाना चाहिए। अब रही बात चुनावी तैयारी की, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जब भी उपचुनाव होंगे मध्य प्रदेश में सभी 24 सीटें हम जीतेंगे। सभी सीटों पे हमारे 3 राउंड के सर्वे हो चुके हैं। सर्वे के आधार पर स्थानीय मुद्दे भी निकाले गए हैं और उम्मीदवारों का एक पैनल भी तैयार किया जा चुका है। आपने पिछले दिनों स्वयं देखा, चाहे गुड्डू जी हों, बालेंदु शुक्ला हों, बहुजन समाज पार्टी के बड़े भारी नेता हों, सभी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे हवा का पता चलता है कि जनता से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना चाहती है। लेकिन हम इस तरह का जश्न मनाने जैसा या जनता को परेशान जैसा कोई काम नहीं करेंगे। चुनाव जब हो, तो जल्द से जल्द अजय हो। सिंह यादव जी, अगर उम्मीदवारों को लेकर स्क्रीनिंग भी हो चुकी है और तैयारियां भी अंदर ही अंदर चल रही हैं, तो क्या ये जो नए लोग शामिल हुए हैं इन्हें टिकट देने पर भी सहमति बन गई है क्या सर? क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है कि स्थानीय मुद्दे क्या होंगे जिनके साथ आप जाएंगे, और साथ ही चेहरे कौन से होंगे, जरा ये भी बताएं हमें। देख चलिए, तो वापस हम संपर्क यहाँ पर कर रहे हैं कुछ टेक्निक। जी जी रोमिता जी, पार्टी में जो भी नेता शामिल हुए हैं उनमें से किसी भी नेता को चुनाव में दावेदारी का अधिकार रहेगा, लेकिन आखिरी फैसला हमारी पार्टी करेगी। जो चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, वापस से हम कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और ये नाम दिया गया है आज ये वर्चुअल रैली, जिसमें 1 लाख लोगों को जोड़ने का जो टारगेट है वो बीजेपी ने रखा है। वर्चुअल तरीके से कोरोना संकट काल में ये रैली होने जा रही है। लेकिन ये देखिए, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं उसको लेकर कांग्रेस थोड़ी सी हमलावर है। उनका यह मानना है कि कोरोना संकट काल में इस तरह का जश्न नहीं किया जा सकता, ये तो जश्न की तैयारी कर रही है बीजेपी। इस तरह की बात कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है कि अभी सिर्फ जो चुनावी कैंपेन है, क्या ये बीजेपी की प्राथमिकता लिस्ट में है, और कोरोना संकट काल में इस तरह के जो आयोजन है वो ज़रूरी है। हालांकि ये वर्चुअल तरीके से होने जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके इसे जश्न से जोड़कर कांग्रेस देख रही है कि चाहे आपकी सरकार का 1 साल पूरा हुआ हो या कोई भी बड़ी उपलब्धि हो, ये सही समय नहीं है इन तमाम तरह की रैलियों का या जश्न का। तो ये अपने अपने जो तरीके हैं उसके ज़रिए निशाना साधने का प्रयास हो रहा है। लेकिन देखिए, तैयारियां जो है वो भव्य तरीके से यहाँ पर की गई हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसे नाम दिया गया है। आज भाजपा 1 लाख लोगों को ऑनलाइन जोड़कर वर्चुअल रैली करने जा रही है। नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसको संबोधित करेंगे, और क्योंकि उपचुनाव भी हैं तो अब इसे उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, तो ऐसे में ग्वालियर के लिए कोई बड़ा ऐलान भी किया जा सकता है, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात ये कि अनौपचारिक तरीके से, अनऑफिशियली इसे उपचुनाव के चुनावी कैंपेन के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर इस वर्चुअल रैली के जरिए की जा रही है। तो ये तैयारियां देखिए यहाँ पर की गई है प्रॉपर तरीके से। हमारे साथ विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जुगल, जरा हमें ये बताइए कि कौन कौन से जो बड़े नेता हैं वो यहाँ से इस वर्चुअल रैली का हिस्सा बनने वाले हैं? देखिए, इस मध्य प्रदेश में के बड़े नेता में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, ये चारों
बड़े नेता मध्य प्रदेश भोपाल में रहेंगे, भोपाल में इस वर्चुअल रैली में शामिल रहेंगे और यहाँ मौजूदगी रहेगी। जबकि दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, थावरचंद गहलोत जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहेंगे। तो निश्चित रूप से इस वर्चुअल रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है और सभी बड़े नेता इसमें शामिल रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुगल इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए एक बार फिर से हम चर्चा पर लौट रहे हैं और अजय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ राकेश शर्मा भी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ गए। राकेश जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूँ राकेश जी, कांग्रेस जो है वो इस वर्चुअल रैली को जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं इसे जश्न का नाम दे रही है सर, और ये कह रही है कि कोरोना संकट काल में चाहे सरकार का 1 साल पूरा हुआ हो या कोई भी उपलब्धि हो, इस तरह के जश्न की कोई जरूरत महसूस नहीं होती है, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे दुख इस बात पे होता है कि कांग्रेस के नेता सिर्फ आरोप लगाने में विश्वास करते हैं और इस तरह की बातों में विश्वास करते हैं। मैं लगातार सोशल मीडिया को भी देखता हूं और न्यूज़ चैनलों को भी देखता हूं, कभी ज़मीन पर कोरोना से जो पीड़ित हैं, कोविड-19 से पीड़ित, तो उनकी मदद में कांग्रेस का नेता कोई भी उतरा नहीं। आज अगर जश्न की बात की जा रही है तो हम लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, देश की सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है। आज कोविड-19 के साथ जीना हमको सीखना पड़ेगा, ये हर विशेषज्ञ कह रहा है, चाहे डॉक्टरों की बात कर ली जाए या इस क्षेत्र से जुड़े हुए किसी भी विशेषज्ञ की बात की जाए, वो ये बात हमारे सामने रख रहा है। मेरा ये कहना है कि आज बहुत कम खर्चे में अगर हम 1 लाख लोगों तक देश की सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है, हम किस तरह से आने वाले भविष्य में देश के लिए काम करना चाहेंगे, ये बात हम रखना चाहते हैं। दूसरा, हम राजनीतिक दल हैं, हम लगातार अगर जनता से संवाद रखेंगे तो जनता की बात हम तक पहुंचेगी कि जनता को क्या तकलीफ है और जनता क्या चाहती है। पर दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि कल के ही अखबार उठा के देख लीजिए कि राकेश चौधरी जी दिग्विजय सिंह जी पे आरोप लगा रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मैं राकेश चौधरी को टिकट नहीं लेने दूंगा। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये कोविड-19 की चिंता कर रही है। 94 दिन तक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कहां गायब रहते हैं किसी को मालूम नहीं रहता। आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये हो गई कि 15 माह में जो लूटा है मध्य प्रदेश को, हम उसको पटरी पे लाने का काम कर रहे हैं। हम किसान की चिंता कर रहे हैं, हम गांव की चिंता कर रहे हैं, हम गरीब की चिंता कर रहे हैं। चाहे किसानों की योजना की बात कर ली जाए, चाहे गरीबों की योजना की बात कर ली जाए, जो कांग्रेस शासन ने पैसे का रोना रोके, अब भी पैसे का रोना रोया जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। और जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो सब सही है क्या? राकेश जी जरा मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि चलिए 24 सीटों पर आने वाले समय में उपचुनाव भी होना है, तो आज ये वर्चुअल जो रैली हो रही है ये अनऑफिशियली आपके चुनावी कैंपेन की शुरुआत है? देखिए, मैंने बार बार कहा कि हम जनता से संवाद रखना चाहते हैं और ये जो वर्चुअल रैली हो रही है ये जनता से संवाद का ही एक तरीका है। हम 1 लाख लोगों तक सीधे पहुंचेंगे। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हाईटेक जमाना है और कम खर्चे में अगर हम ज्यादा लोगों से संवाद कर सकें, इसकी ये एक शुरुआत है। उपचुनाव को लेकर संवाद होगा। देखिए, मेरा एक बात कहना है, मैंने इस बात को स्वीकार किया कि हम राजनीतिक दल हैं और हम लगातार जनता से संवाद रखना चाहते हैं। एक और बात रोमिता जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये एक शुरुआत है। अब इसके बाद हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी और अन्य नेताओं की भी इस तरह की रैलियां करेंगे और हम जनता से संवाद लगातार करते रहेंगे। अजय जी, आप जश्न कह रहे हैं लेकिन ये तो संवाद का एक नया तरीका खोजा है बीजेपी ने। देखिए रोमिता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए तो ये एक होना चाहिए देश में कि हमारे देश में एक कायदा होना चाहिए, झूठ बोलने का रिवाज बाकायदा होना चाहिए। आप कह रहे हैं कमलनाथ जी कहाँ थे 94 दिन में कमलनाथ जी ने कम से कम 40 चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, हर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हर मुद्दे पे वो मीडिया के सामने आए, वो मीडिया तमाम गवाह है इस बात की, लेकिन आपको नहीं दिए। आप कहते हैं कांग्रेस के नेता कहाँ थे? मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी द्वारा, जितेंद्र डागा जी द्वारा ये सब भोपाल में कार्यक्रम चलाए गए। पीसी शर्मा जी के घर से भोजन वितरण 3 महीने से लगातार हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दिए? सबको दिखाई देते हैं। इसलिए इस तरह की बात नहीं करना चाहिए जो झूठ हो। आप अपनी बात कहिए लेकिन दूसरे के काम को झूठा मत बताइए, जनता सब देखती है। अब रही बात आपकी रैली कार्यक्रम, देखिए हम ये नहीं कहते आप चुनावी तैयारी मत करिए, आप जनता के बीच में जाइए, अपने मुद्दे रखिए, जनता को चयन करने दीजिए। अजय जी मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए कि इस संकट काल में आपकी सरकार को 1 साल पूरा हो जाता तो क्या आप लोग जश्न नहीं मनाते?
बिल्कुल नहीं मनाते, सवाल ही नहीं उठता है। जब हमारे देश में इतनी बड़ी आपदा आई है, 3 लाख से ज्यादा लोग इस आपदा से त्रस्त हैं, मध्य प्रदेश में भी 500 के लगभग मौत हो गई है। ऐसे समय में किस बात का जश्न, मुझे बताइए। आप अपने मुद्दे रखिए, अपनी बात मुझे लगता है राकेश जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं यहाँ पर। जी लेकिन जश्न नहीं होना चाहिए, एक तरह का अहंकार है और मजाक उड़ाया जा रहा है उन परिवारों का जिनने अपने परिजनों को खो दिया है इस बीमारी में। ठीक है राकेश बबीता जी, मुझे दुख इस बात पे होता है, ये वही मध्य प्रदेश है जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और कोरोना का दस्तक मध्य प्रदेश में हो गई थी, कोविड-19 की दस्तक हो गई थी और यहाँ आईफा का आयोजन किया जा रहा था। जैकलिन फर्नांडिस की कमर में हाथ डाल के हमारे मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे थे और सलमान के खान के सामने पूरी कांग्रेस पार्टी लेटी हुई थी। आईफा जरूरी था कि कोविड-19 के लिए जरूरी था? ये कहेंगे हमने चिट्ठी लिख दी थी, हमने अधिकारियों से बात कर ली थी। अरे ये बात करना, चिट्ठी लिखना, मैंने एक बात कही, 94 दिन तक कमलनाथ जी पत्रकार वार्ता करते रहे, चिट्ठी लिखते रहे, जनता के बीच क्यों नहीं आए? कोई डर लग रहा था? मैंने कमलनाथ जी की बात की तो ये कह रहे हैं पीसी शर्मा, मन्नू डागा। अरे मोहल्ले के नेताओं की बात मत कीजिए, कमलनाथ की बात कीजिए। इसका जवाब मुझे दिलवा दीजिए प्लीज। मुझे बताइए, शिवराज जी ने कहां दौरा किया? 94 दिन तक मुख्यमंत्री थे वो इस प्रदेश के, बताइए कहां गए शिवराज जी? इंदौर गए, उज्जैन गए, भोपाल में कितने अस्पतालों में गए? शिवराज जी मुख्यमंत्री होके कहीं नहीं गए। शर्मनाक बात करते हैं आप। और आप आईफा की बात करते हैं। मुझे बताइए 10 लाख लोगों को जोड़ के 25 फरवरी को ट्रंप का आयोजन किसने करवाया देश में? जबकि मध्य प्रदेश में तो आईफा को स्थगित हमारी सरकार ने ही कर दिया था कोरोना देखते हुए। 25 फरवरी जब मीडिया ने जीना हराम कर दिया, जब भाजपा ने आपके खिलाफ सड़क पे उतर गए इसको लेकर आईफा को, तो मजबूर होकर आईफा आपने खत्म किया, मजबूर होके। ये मत कहिए कि हमने कैंसिल कर दिया। आप इतने अच्छे नहीं हैं, इतने अच्छे नहीं हैं आप लोग। नहीं नहीं नहीं, ये स्वीकार कर रहे हैं आप, स्वीकार कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, समझते, बताइए कौन सा आंदोलन हुआ आईफा के स्वीकार खिलाफ? कर रहे हैं, किसने स्वीकार कर रहे हैं। नेतृत्व? और मुख्यमंत्री की इंदौर की बात कर रही है, तो आपने कल शायद चैनल नहीं देखे, मुख्यमंत्री जी इंदौर में थे, इंदौर में थे मुख्यमंत्री। हमारे लगातार अधिकारी दौरा कर रहे हैं। आपके समय कौन कहा था ये सबको दिख रहा था, सबको दिख रहा था। आपका चीफ सेक्रेटरी बैठकर आईफा की कॉन्फ्रेंस कर रहा था। आपका चीफ सेक्रेटरी बैठ के आईफा की कॉन्फ्रेंस कर रहा था, हमने भी देखा। कोविड-19 की कॉन्फ्रेंस सवाल तो सुन लीजिए। अजय जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। जिस तरीके से बीजेपी अभी शुरुआत कर रही है इस वर्चुअल रैली की और संवाद करने का जो नया नया तरीका है वो खोजा जा रहा है, आपको ये लगता है कि उपचुनाव से पहले कहीं बीजेपी एज तो नहीं ले जाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता ने दिसंबर 2018 में जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया था। ये 22 विधायक जिनने जनादेश को बेचने का काम किया, जिनकी चलिए राकेश जी, आप बताइए कि क्या यहाँ पर पहले रेस में आगे निकलने की होड़ है और पहले से इसलिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है मिशन 24 पर? देखिए रोमिता जी, लगातार कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हिसाब मांगते हैं कि पिछले 1 साल में क्या काम किया। भारतीय जनता पार्टी अब हिसाब दे रही है। आऊंगी, मुझे लगता है पहले अजय जी की रिएक्शन जान लेना चाहिए। जी अजय जी। देखिए रोमिता जी, मध्य प्रदेश में जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया था, लेकिन इन 22 विधायकों ने जनता का, जनादेश का और कार्यकर्ताओं का अपमान किया, क्योंकि ये निर्दलीय विधायक नहीं थे। ये कांग्रेस का वचन पत्र लेके शिवराज जी के खिलाफ व्यापम, डंपर, सभी आरोपों के आरोप पत्र लेके जनता के बीच में गए थे। तब जनता ने इन्हें कांग्रेस के लिए चुना था, लेकिन इन्होंने उस जनादेश को बेच के वही शिवराज और वही भाजपा की सरकार बना दी। और इन 22 क्षेत्रों में विधायक घुस नहीं पा रहे हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आने वाले समय में आपको दिखाई देगा सभी 22 सीटें कांग्रेस जीतेगी। जनता इनको फिलहाल चुनावी कैंपेन के मूड में कांग्रेस शायद नजर नहीं आ रही है, दावा यही है। राकेश जी, छोटी सी रिएक्शन, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। देखिए रोमिता जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच संवाद कर रही है जी। अब हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर, 2-2 कार्यकर्ता हर मोहल्ले में जाएंगे, वहां पर वो लोगों से उनकी समस्याओं को सुनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके लिए क्या काम कर रही है, आने वाले में समय में क्या काम करेगी, ये तो बताएगी। साथ ही साथ में कांग्रेस के विद्वान साथी से ये पूछूंगा कि जब कोविड-19 की दस्तक हुई थी तो चीफ सेक्रेटरी आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और हमने चीफ सेक्रेटरी को भोपाल का प्रभारी बनाया, इंदौर शहर का प्रभारी बनाया कि उनकी निगरानी में कोविड को कैसे खत्म किया जाए, वो काम किया जाए। तो ये जनता देख रही। वो बार बार ये कहते हैं कि 22 विधायक बिक गए, 22 विधायक बिक गए। कोई आपके पास कोई एक
रिकॉर्ड तो होगा, जरा जनता के सामने बताइए। और कांग्रेस के नेता क्या बिकाऊ हैं, ये आप स्वीकार कर रहे हैं? चलिए, यही दूसरी मुद्दा बात, शायद कांग्रेस और बीजेपी के पास अभी है इस चुनावी कैंपेनिंग को लेकर, जिसके साथ वो मिशन 24 पर इस वक्त काम करेंगे। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जनता से पूछकर उम्मीदवारों का चयन करने वाली है। लेकिन कांग्रेस ये कर क्यों रही है, समझने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस को है टिकाऊ उम्मीदवार की तलाश। ये कांग्रेस का विज्ञापन नहीं है, बल्कि संगठन ने विधानसभा सीटों के प्रभारियों को ये टास्क दिया है कि वो क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता से पूछकर उम्मीदवार का चयन करें। एक एक बूथ पर कार्यकर्ताओं से, पब्लिक से पूछा जा रहा है कि किसको हम हमारा प्रत्याशी बनाएं, जो आने वाले समय में जिस पे आप भरोसा करें, जो बिके नहीं, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ रहे, या बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जाए तो उसके साथ जाए। कम से कम आइडियोलॉजी की इज्जत तो करे, ऐसे व्यक्ति को कैसे चुने, इसको लेकर हम बूथ वाइज लोगों से पूछकर इस बार कैंडिडेट देंगे। तो क्या जनता का भी फीडबैक लिया जाएगा कोई प्रत्याशी चुनने से? 100% अच्छा प्रत्याशी, जिताऊ प्रत्याशी, टिकाऊ प्रत्याशी, समर्पित प्रत्याशी अगर आपको बनाना है तो कार्यकर्ताओं से और जनता से, दोनों से राय लेनी चाहिए, लेंगे। जनता से फीडबैक के अलावा पीसीसी चीफ कमलनाथ निजी एजेंसियों के जरिए भी सभी सीटों पर सर्वे करवा रहे हैं। 3 अलग अलग एजेंसियां सर्वे के काम में जुटी हैं, जिसमें विधानसभा वार जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और जीतने वाले उम्मीदवार के नाम तलाशे जा रहे हैं। एजेंसियों से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर पार्टी 24 सीटों के लिए स्थानीय घोषणा पत्र और जिताऊ उम्मीदवार के नाम पर मोहर लगाएगी। 2018 में कांग्रेस ने सभी सीटों पर जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारा था, लेकिन 15 महीने सरकार चलाने के बाद 22 जिताऊ चेहरे पार्टी छोड़कर और सरकार गिराकर अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस ने इसे धोखा माना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमेशा से सुशासन और जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट काम करने का काम हमेशा से किया, और एक अच्छा शासन देने का काम 15 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश की जनता जानती है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के दौर की इस राजनीति में कांग्रेस वो चेहरे तलाश रही है जो जीतने का मादा रखते हों, मगर कांग्रेस के पास ऐसे चेहरों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं। तो देखा आपने किस तरीके से कांग्रेस अब पब्लिक का फीडबैक लेगी कि कौन से उम्मीदवार हैं जिन्हें वो अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं, और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ये तो चुनावी कैंपेन से भी पहले की तैयारी हो गई सर, कि अब फीडबैक लिया जाएगा जनता से और ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आप किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ये देखिए कि कांग्रेस के नेता बाइट में ये कह रहे हैं कि अब ऐसे उम्मीदवार ढूंढने पड़ेंगे जो कांग्रेस को छोड़ के नहीं जाएं। मतलब अब स्थिति ये हो गई, एक तरफ कहती है कांग्रेस पार्टी हम बहुत पुरानी पार्टी हैं और हमारे विचारधारा से लोग जुड़े हैं, और अब कांग्रेस पार्टी में इतनी घबराहट है कि वो पहले बॉन्ड भरवाती थी कि आप पार्टी नहीं छोड़ेंगे, बॉन्ड भरिए, अब ऐसे लोग ढूंढे जा रहे हैं। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी की स्थिति ये है कि आज तक नेता प्रतिपक्ष का गठन कौन बनेगा ये तय नहीं हो पाया। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी भी थे और अध्यक्ष भी थे, लगातार कहा जाता था कि आज इसको बना देंगे अध्यक्ष, कल उसको बना देंगे, रोज 25 नाम अखबारों में पढ़ने आते थे। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस पार्टी किसको उम्मीदवार बनाती है किसको नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या संगठन महामंत्री, पूरी 24 सीटों पे लगातार उनने हमारे जिला अध्यक्षों से, मंडल अध्यक्षों से, वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों से चर्चा कर चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी अभी एक दूसरे की टांग खींचने में लगी है। आप देखिए हमारी ये वर्चुअल रैली से हम 1 लाख लोगों को मध्य प्रदेश में जोड़ेंगे। कहीं ना कहीं हम अपना काम कर रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लोग गुटबाजी में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। आपने देखा अजय सिंह जी का बयान आया कि फलाने को ले लिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा पार्टी से, फिर गोविंद सिंह जी का बयान आया वरिष्ठ मंत्री का कि मैं इस्तीफा। तो ये तो कांग्रेस में इस्तीफे की जड़ी, और आप ऐसा कोई दिन नहीं जा रहा कि कम से कम 500 से 1000 कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल हो रहे हैं। सुन रहे हैं, पुरानी पार्टी है, उम्मीदवारों की कमी है, अब पब्लिक ओपिनियन लिया जाएगा। ये तो कुल मिला के वैसी बात हो गई कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
देखिए रोमिता जी, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की राय लेना, जनता की राय लेकर ही टिकट फाइनल किए जाएंगे। ये नेचुरल प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी की तो विचित्र स्थिति है कि 24 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने से मना कर दिया गया है कि ना वो टिकट मांग सकते हैं, ना उनको अधिकार है, क्योंकि 22 टिकट तो लेकिन बेंगलोर टिकट में देने को बुक कर लेकर दिए तो गए हैं, आपके चाहे अंदर भी वो हर विरोध हो रहा है ना सर। टिकट देने लेने को लेकर तो कांग्रेस के खेमे में भी इस वक्त विरोध के सुर तेज है सर। देखिए हमारी पार्टी में क्योंकि कार्यकर्ता अपना दावेदारी कर रहे हैं, इसलिए दावेदारी के तहत बात आ भी रही है, विरोध भी आ रहा है, समर्थन भी आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति देखिए कि 22 टिकट आपने बेंगलोर में 3 महीने पहले बुक कर दिए और बीडी शर्मा जी कह रहे हैं चाहे दीपक जोशी हो चाहे पवैया जी हो, कोई टिकट नहीं मांगेगा, हमने बेंगलोर में सारे टिकट बेच दिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ हो तो राकेश जी कह दें कि सभी क्षेत्रों पे इन विधायकों के टिकट अभी तय नहीं है, अगर इनसे बेहतर दावेदार मिलेगा तो उसको दे सकते हैं। सर मुझे लगता है कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों की ज्यादा चिंता होना चाहिए। जो चले गए वो तो तय करेंगे बीजेपी में टिकट देना या नहीं देना है, कांग्रेस की क्या रणनीति है सर? देखिए कांग्रेस पार्टी में सभी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर हमारे सर्वे हो रहे हैं और वरिष्ठ नेताओं को एक एक विधानसभा क्षेत्र की जवाबदारी दी गई है। हम स्थानीय मुद्दे भी खोज रहे हैं और साथ में ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव जीते और जनता के बीच में लोकप्रिय हो, ना कि तुलसीराम सिलावट जी जैसे कि जो कोरोना के समय में बेंगलोर भाग गए और उन्हें भाजपा ने इनाम में मंत्री बना दिया और भाजपा कोरोना में हेल्थ मिनिस्ट्री पे उंगली उठाती है। इस तरह की विवादास्पद बात नहीं होगी। कांग्रेस अजय जी मैं कुछ जोड़ देती हूँ इसमें, जोड़ देती हूँ इसमें। आप ये कह रहे हैं कि आप जनता से फीडबैक लेके उम्मीदवार तय करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल तो ये भी है ना सर कि आप जो जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं उसमें मुश्किल तो होने वाली है, क्योंकि लगातार ये सिलसिला भी तो जारी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम रहे। कैसे करेंगे सर? कांग्रेस के देखिए रोमिता जी, कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता बीजेपी का दामन नहीं थाम रहे हैं। मैं सर आप अपडेटेड नहीं है शायद, सर आप शायद अपडेटेड नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ, प्रभुराम चौधरी के साथ कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो चुके हैं। सांवेर विधानसभा सीट से भी बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, शायद इसकी जानकारी आपको होगी। कल ही कुछ लोग और शामिल हुए हैं। रोमिता जी मुझे तमाम जानकारी है। मैं आपको ग्वालियर चंबल संभाग से ही प्रारंभ करता हूं। सिंधिया जी बड़े नेता रहे ग्वालियर चंबल के। ग्वालियर जिला कांग्रेस अध्यक्ष, भिंड जिला कांग्रेस अध्यक्ष, मुरैना जिला कांग्रेस अध्यक्ष, दतिया जिला कांग्रेस अध्यक्ष, शिवपुरी जिला कांग्रेस अध्यक्ष, गुना जिला कांग्रेस अध्यक्ष, मय कमेटियों के कांग्रेस में बने हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ले आते हैं। राकेश जी, अजय जी कह रहे हैं कि 22 टिकट तो आपने बुक कर दिए हैं। 22 टिकट तो बिल्कुल बुक है कि जो उम्मीदवार बनेंगे वो उन्हीं 22 में से होंगे। लेकिन सर अगर इंटरनल सर्वे जब आप लोग कराएंगे और ऐसी स्थिति बन जाए कि टिकट बदलना पड़े तो बीजेपी तैयार है इसके लिए? देखिए रोमिता जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव समिति की बैठक होती है प्रदेश की, और वो नाम तय करके दिल्ली में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है। पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, कांग्रेस पार्टी की जब चुनाव समिति की तो कोई बैठक होना नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो हैं पूर्व और अध्यक्ष हैं उनको एक लाइन में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ कि कमलनाथ जी कहेंगे कि मुझे अधिकृत किया गया और मैंने हाईकमान से कह दिया है कि आपको जिसको टिकट देना है तो माँ बेटे तय कर देंगे और वो नाम आ जाएंगे सामने। चलिए, तो ये अपने अपने दावे हैं और अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही हैं कि उम्मीदवार तो ऐसा ही ढूंढा जाएगा जो जनप्रतिनिधि जनता के मन को भाए, कुछ इसी तरह का उम्मीदवार होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुल मिला के देखिए, उपचुनाव को लेकर तैयारियां हैं, उम्मीदवारों को लेकर इस वक्त जद्दोजहद नजर आ रही है। किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, कैसे विरोध थामा जाएगा, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी राजनीतिक दल होमवर्क करते नजर आ रहे हैं। लेकिन अंततः जो जीत का श्रेय है और जीत का जो हिसाब है वो तो जनता को देना है ईवीएम का बटन दबा के। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि जनता के मन में क्या है वो ईवीएम का बटन दबाकर बता दे। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बंसल।